नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो फिल्मों के लिए वीएफएक्स या विजुअल इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने में मदद करती है और ये कंपनी हाल ही में काफ़ी चर्चा में भी रही है क्योंकि कई बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें एक सिग्निफिकेंट स्टेक इस कंपनी में लिया है। कंपनी का नाम है प्राइम फोकस। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि कंपनी आखिर करती क्या है और क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण बड़े निवेशकों ने इसमें इतना बड़ा स्टेक लिया है और क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को, हम जैसे इन्वेस्टर्स को इन बड़े निवेशकों को फॉलो करना चाहिए या नहीं। तो हमेशा की तरह पहले जान लेते हैं कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। तो कंपनी की शुरुआत नमित मल्होत्रा ने की, जिनके दादा एम.एन. मल्होत्रा जो हैं वो फेमस सिनेमेटोग्राफर थे और 1967 में फिल्म हमराज जो आई उसके लिए इनको नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के लिए। और नमित मल्होत्रा के जो पिता वो नरेश मल्होत्रा, वो भी एक जाने माने मुंबई के फिल्म प्रोड्यूसर थे और उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ शहंशाह फिल्म बनाई। खैर, नमित मल्होत्रा ने एक छोटा सा काम शुरू किया अपने घर से ही, अपने पिता के घर से ही। वहाँ पर ये 1995 में इन्होंने एक वीडियो वर्कशॉप की स्थापना की और ये उस समय जो चैनल वी था उसके लिए पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया करते थे। अब ये पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। नमित के पिता फिल्म इक्विपमेंट सप्लाई करने का, उनको रेंट पे देने का काम किया करते थे। 1997 में ये जो वीडियो वर्कशॉप है और जो नमित के पिताजी का बिज़नेस है यानी फिल्म इक्विपमेंट रेंटल का जो बिज़नेस है, इनको एक मिलाकर एक प्राइम फोकस करके कंपनी की स्थापना की गई। 2006 में कंपनी का आईपीओ आया और ये कंपनी एनएसई और बीएसई में लिस्ट हुई और उस समय जो नमित मल्होत्रा हैं वो इस कंपनी के एमडी और सीईओ बने। अब नमित मल्होत्रा इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। 2014 में इन्होंने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल कंपनी डबल नेगेटिव यानी कि DNEG को एक्वायर किया, उसमें मेजॉरिटी स्टेक लिया। और आप इस कंपनी की सिग्निफिकेंस इस हिसाब से जान सकते हैं कि प्राइम फोकस को हालांकि इतनी पॉपुलैरिटी भारत में या विदेशों में नहीं है, लेकिन ये जो DNEG है ये विश्व के या हॉलीवुड के बड़े से बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जो उनकी स्टूडियोज़ होते हैं उनके साथ विजुअल इफ़ेक्ट और इस तरह के टेक्निकल वर्क में बहुत ही ज़्यादा एंगेज्ड है। और 2014 में जब इन्होंने इस कंपनी को DNEG को एक्वायर किया तब क्रिस्टोफर नोलान के साथ के फिल्म के साथ ये काम कर रहे थे। आप में से जो क्रिस्टोफर नोलान साहब को नहीं जानते तो वो वही फिल्म मेकर हैं जिन्होंने ओपनहाइमर और डार्क नाइट ट्रिलॉजी जैसी मूवीज़ को बनाया है और इनकी महारत लार्जर देन लाइफ टाइप की मूवीज़, मतलब लीक से हटके विजुअल इफ़ेक्ट वाली मूवीज़ बनाने में इनकी महारत है। अब ये तो रही 2014 में DNEG की एक्विजिशन की बात। इस एक्विजिशन से प्राइम फोकस का वर्ल्ड वाइड फुटप्रिंट जम गया, यानी उनकी प्रेजेंस पूरे वर्ल्ड में हो गई। इसके बाद इस प्राइम फोकस ने कई छोटी छोटी कंपनीज़ को और वर्ल्ड वाइड एक्वायर किया। साथ ही साथ बहुत सारे इनकी कंपनीज़ ने इनाम जीते, चाहे वो बाफ्टा से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑस्कार हो या कोई अन्य इनाम। तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले जान लेते हैं कि कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। तो देखिए, जो कंपनी प्राइम फोकस लिमिटेड है वो वन स्टॉप शॉप है मूवीज़ और वीडियो बनाने के लिए। तो ये कंसेप्चुअलाइजेशन यानी अगर आपके पास कोई स्टोरी हो या आपने कोई स्टोरी की कोई रूपरेखा आपके पास हो, उसको कंप्लीट स्टोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनके पास AI टूल्स हैं उसके थ्रू, तो उसको कंप्लीट स्टोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी डिज़ाइन बता सकते हैं, उसको कंप्लीटली ये बनेगी कैसे ये आपको बता सकते हैं। तो क्रिएटिविटी में मदद करती है। दूसरी चीज़, अगर आपको प्रोड्यूस करनी है तो ये पूरा स्टूडियो प्रोवाइड करते हैं। इनके बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं भारत में भी और वर्ल्ड वाइड भी, तो स्टूडियो प्रोवाइड कर देंगे। इसके साथ ही साथ कैमरा हुआ, लाइटिंग हुआ, साउंड इक्विपमेंट हुआ, वो भी किराए पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। और जो इनका मेन काम है वो पोस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे बात की। तो जो आप अविश्वसनीय जिस तरह के सीन आप
बाहुबली फिल्मों में आपने फिल्म में देखे होंगे, तो उस तरह के सीन जहाँ क्रिएट होते हैं या जिस माध्यम से जिस स्टूडियो में जो कंपनी उसको क्रिएट करती है, तो उस कंपनी को VFX कंपनी बोलते हैं। तो ये VFX या विजुअल इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हैं। फिर जो एक सिंपल मूवी को यानी 2D मूवी जो होती है उसको ये 3D मूवीज़ में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा ये एनिमेटेड मूवीज़ बनाते हैं। फिर ये कलर करेक्शन यानी कि जो फिल्म में कोई ऊंचा नीचा कलर हो या किसी जगह आपको वो शूटिंग के समय कलर प्रॉपर नहीं आया हो तो पोस्ट प्रोडक्शन से उसको करेक्ट करते हैं और फिल्म को ये फाइनल टच देते हैं। चाहे उसमें छोटी मोटी कोई कमी होती है उसको दूर करते हैं, चाहे वो एडिटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो साउंड से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी अन्य चीज़ से रिलेटेड हो। फिर इनकी जो कंपनी है, जो इनकी सब्सिडियरी है वो DNEG, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि उन्होंने 2014 में इस कंपनी को एक्वायर किया, डबल नेगेटिव कंपनी। तो ये जो कंपनी है ये VFX में है, एनिमेशन में है, क्रिएटिव टेक्नोलॉजी में है और वर्ल्ड के जो मोस्ट फेमस फिल्म मेकर्स हैं, स्टूडियोज़ हैं या ब्रांड्स हैं उनके साथ ये काम करती है। और प्राइम फोकस का जो 80% रेवेन्यू आता है, कंसोलिडेटेड कंपनी का जो 80% रेवेन्यू आता है वो इस DNEG से आता है। यानी कि प्राइम फोकस जो है वो भी 80% DNEG के रेवेन्यू पे चलती है। और यही कारण है कि आगे मैं बताऊंगा कि इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में क्यों प्रॉब्लम आई 2023, 24, 25 में। अब दूसरी इनकी जो कंपनी है, जो सब्सिडियरी है, वो उसका नाम है रीडिफाइन। तो जो रीडिफाइन है ये एक्चुअली जो बजट लेवल की जिन मूवीज़ का बजट कम होता है उनके साथ ये काम करती है। तो जैसे नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम पे जो मूवीज़ बनती हैं जिनका बजट कम होता है तो उनके लिए ये पोस्ट प्रोडक्शन का काम करती हैं। वहाँ से इनका रेवेन्यू लगभग 10 से 12% आता है। फिर इनकी एक और कंपनी है जो बेसिकली AI से रिलेटेड काम करती है, तो उस कंपनी का नाम है प्राइम फोकस टेक्नोलॉजी। इस प्राइम फोकस टेक्नोलॉजी को अभी ये जो DNEG है इसने एक्वायर कर लिया। अब इस एक्विजिशन, भाई 2 सब्सिडियरी एक ही कंपनी की है, अब एक सब्सिडियरी दूसरी सब्सिडियरी को एक्वायर करेगी तो इसका क्या सेंस है? इसका सेंस ये है कि ये DNEG जो है ये अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स भी उस जो कंपनी DNEG की सर्विस ले रही है उसको बुके के रूप में प्रोवाइड करी जा सकती है। यानी कि पहले जो था VFX किसी को कराना था तो वो DNEG के पास जाती थी और अगर उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई क्रिएशन करवाना होता था तो उसको प्राइम फोकस टेक्नोलॉजी के पास जाना पड़ता था। और अब जब ये दोनों आपस में मर्ज हो गई हैं तो अब वन स्टॉप शॉप DNEG हो गई है, जो उन अपने क्लाइंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सर्विसेज साथ ही साथ VFX और पोस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड सर्विसेज भी दे पाएगी। अब इनकी प्रेजेंस की बात करूँ तो 4 कॉन्टिनेंट में इनका प्रेजेंस है, 7 टाइम जोन्स में ये डील करते हैं, 23 लोकेशन पे इनकी प्रेजेंस है, वहाँ पे इनके स्टूडियोज़ हैं और इनका जो काम है, जब 4 कॉन्टिनेंट्स में और 7 टाइम जोन्स में ये काम करते हैं तो 24/7 इनका काम चलता है। बहुत ही ज़्यादा साउंड इनके टेक्नीशियन है, लगभग 10,000 इनके पास टेक्नीशियन यानी काम करने वाले व्यक्ति हैं। 84% जो इस कंपनी प्राइम फोकस लिमिटेड का रेवेन्यू आता है ये इंटरनेशनल ऑपरेशन से आता है और मात्र 16% जो इनका रेवेन्यू है ये भारत से आता है। अब बात करते हैं कंपनी किस टाइप की। तो देखिए ये जो कंपनी है बेसिकली फिल्मों को एक सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी फिल्म जब शूट हो गई तो उसके लिए पोस्ट प्रोडक्शन करना या फिल्म जब बन रही है तो उसके लिए आपको स्टूडियो या जो फिल्म से रिलेटेड इक्विपमेंट है उसको सप्लाई करना, या जब फिल्म का कंसेप्चुलाइजेशन हो रहा है तो उसके लिए कोई डायलॉग वगैरह जनरेट करना AI के माध्यम से, या कंप्लीट जो स्टोरी की थीम है उसको डेवलप करना। तो इस तरह के जो काम है वो ये करती है। तो ये बेसिकली आप ये समझ लीजिए सर्विस ओरिएंटेड सर्विस देने वाली कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग टाइप की, या कोई प्रोडक्ट जो है ये प्रोड्यूस करके नहीं देती है। अब इसमें क्या है कि इनको जो है कुछ तो स्टूडियोज़ जैसे इन्होंने या जो इनके इक्विपमेंट्स हैं वो इनको अपने पास रखने पड़ते हैं तो उसकी एक फिक्स कॉस्ट होगी। दूसरी बात, जब आपको कोई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एनिमेटेड फिल्म बनानी है और आपको
VFX या बहुत ही ज़्यादा स्पेशल इफ़ेक्ट्स आपको फिल्म में डालने हैं तो वो आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर है उनकी कॉस्ट होती है, उनकी लाइसेंसिंग फ़ीस होती है। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर पे ऑपरेट करते हैं तो वो जो स्किल्ड प्रोफेशनल है उनकी कॉस्ट जो है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। और इनकी जो फिक्स कॉस्ट है ये टू द एक्सटेंट ऑफ 70%, 75% इनकी फिक्स कॉस्ट है, यानी वो कॉस्ट तो इनको इन एनी केस देनी ही पड़ेगी चाहे इनका रेवेन्यू आए या ना आए। तो इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने एक कोई बड़ा ऑडिटोरियम बनाया और उसकी कैपेसिटी 10,000 लोगों की बैठने की कर दी। अब आपने उसमें हर तरह की फैसिलिटी आपने दी है, वो एयर कंडीशन भी है, पार्किंग भी है, उसमें आपने कैफेटेरिया भी है और वहाँ पे छोटे मोटे गेस्ट रूम्स भी है, छोटे छोटे बड़े हर तरह के आयोजन वहाँ होना जो है वो संभव है। अब इसको आप ऐसा समझिए कि आपने इसको अगर मुंबई में क्रिएट किया है तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई यहाँ मुंबई में है, हो सकता है मेरा खर्चा ज़्यादा लगता हो क्योंकि मुंबई में रियल एस्टेट की कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन मुंबई में आयोजन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जितना भी आयोजन होंगे और जितना मेरा खर्चा आएगा वो आराम से बैलेंस हो जाएगा और नेट मुझे रीजनेबल प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो अगर मान लीजिए किसी कारण से, जैसे मान लीजिए कोरोना के समय हुआ क्या कि आपके जो आयोजन है वो तो बंद हो गए, लेकिन आपने जो वो स्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा और जो आपकी स्टाफ की कॉस्ट है वो आपकी कम नहीं होगी। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि जब आपने बड़ी फिक्स कॉस्ट रख दी तो और आपका रेवेन्यू रेगुलरली नहीं आया तो आपको लॉस का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ इनके साथ हुआ। 2023 में इनका जो प्रॉफिट था वो 194 करोड़ 194 करोड़ का प्रॉफिट था और 2023 में जो हॉलीवुड में राइटर्स की और एक्टर्स की हड़ताल हो गई, कुछ उनकी डिमांड्स थी उसके कारण, और उसके कारण जो जिस तरह का जो कोई शूटिंग थी या फिल्में थी वो बनना बंद हो गई। अब इसके कारण क्या हुआ, जब फिल्में नहीं बनी तो इनको कोई पोस्ट प्रोडक्शन का काम नहीं मिला, लेकिन इनकी जो फिक्स कॉस्ट थी वो तो वैसी की वैसी रही। तो 2024 में और 2025 में कुल मिला के इनको 900 से 950 करोड़ का लॉस हुआ। उसके बाद 2023 के एंड में जब ये हड़ताल ख़त्म हुई तब ये प्रोडक्शंस चालू हुए और उनके पास धीरे धीरे काम आने लगा। तो जून 2024 में जो इनका रेवेन्यू 813 करोड़ था वो जून 2025 में यानी अभी जो रिज़ल्ट इनके आए उसमें रेवेन्यू बढ़कर 1023 करोड़ का हो गया और साथ ही साथ जो 158 करोड़ का जून 2024 में लॉस था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया 110 करोड़ में। अब बात करते हैं बड़े निवेशकों की। तो हुआ ये कि सितंबर 5, 2025 को मधुकेला के फंड ने 62.5 लाख शेयर्स, लगभग 2% इक्विटी इनकी कंपनी में प्राइम फोकस की खरीदी। रमेश दमानी ने 8 लाख शेयर खरीदे, उत्पल शेठ ने 17.5 लाख शेयर्स खरीदे और ये इन तीनों एंटिटीज़ ने जो शेयर का प्राइस था जिस रेट पे इन्होंने खरीदे वो था 142.55, तो 143 रुपये आप समझ लीजिए राउंड फिगर में। और आप ये समझ लीजिए ये बड़े एस्ट्यूट, बड़े समझदार निवेशक हैं और इनका जो लिंक है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला के साथ काम कर चुके हों, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला के मित्र हों, तो किसी न किसी कैपेसिटी में ये राकेश झुनझुनवाला के साथ मिले हुए हैं। तो अगर इन्होंने ख़रीदा है तो आम निवेशकों का मानना ये होता है कि अगर बड़े निवेशक किसी शेयर में खरीदारी कर रहे हैं तो उसमें उन्होंने कुछ न कुछ देखा है। तो क्या इन्होंने देखा हो सकता है उसको एक बार एनालाइज कर लेते हैं। पहली चीज़ ये कि देखिए ये जो कंपनी है बहुत ही शानदार, इसके फुटप्रिंट ग्लोबली हैं और जैसे मैंने बताया कि अनपैरेलल्ड इनके पास जो है टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस है जिससे ये हॉलीवुड जैसी मूवीज़ को स्पेशल इफेक्ट और पोस्ट प्रोडक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरी चीज़ ये, जो कोरोना के टाइम कुछ प्रॉब्लम आई और उसके बाद जो हॉलीवुड में हड़ताल हुई उसके कारण जो इनके प्रॉब्लम आई वो रेवेन्यू की प्रॉब्लम थी, वो इनकी कंपनी में प्रॉब्लम नहीं थी। कंपनी की प्रॉब्लम का मतलब ये, इन्होंने फिक्स कॉस्ट जो क्रिएट कर ली थी उसको ये रेवेन्यू के माध्यम से रिकवर नहीं कर पाए। तो अगर मान लीजिए अब
सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई, अगर मान लीजिए बिजनेस सही ढंग से चलता रहा और इनकी पाइपलाइन में बड़ी बड़ी हॉलीवुड की फिल्में जो सीक्वल्स हैं वो सारे जो हैं इनके पास आ रहे हैं पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, और इस तरह की जो सबटाइटल जनरेशन के लिए या उसमें जो रीजनल लैंग्वेजेस में डबिंग के लिए इनके पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और ये सारी चीज़ें अगर फ्रूक्टिफाई हो जाती हैं तो इसको फाइनेंशियल टर्म्स में बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। तो जैसे जैसे इनका रेवेन्यू बढ़ेगा वैसे वैसे ये इनका जो प्रॉफिट है ये भी जो है कई गुना मल्टीप्लाई होने के चांसेस हैं। इसके बाद ये जो भारत में काम कर रहे हैं उसमें ये रामायण जो है वो 2 पार्ट में बना रहे हैं, और इसका आपने हो सकता है यूट्यूब पे या कई अन्य जगह सोशल मीडिया पे आपने इसका छोटा सा इंट्रोडक्टरी ट्रेलर भी देखा हो जिसमें रणवीर कपूर जो हैं वो राम बने हैं। उसका पहला पार्ट दिवाली 26 पर आएगा और जो दूसरा पार्ट है वो दिवाली 27 पर आएगा, और इसकी करीब करीब लागत 450 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा 360 करोड़ से ये मुंबई में एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड क्लास कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाला स्टूडियो भी बना रहे हैं। तो अगर ये सारे प्लान फ्रैक्टिफाई हो जाते हैं तो ये कंपनी जो है यहाँ से कई गुना रिटर्न देने की क्षमता रखती है। ये तो रही कुछ ऐसी बातें जो सामने दिखाई दे रही हैं, इसके अलावा कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जो ये बड़े निवेशकों को पता हो भीतर की बात, और आप और हमारे जैसों तक ये बात काफ़ी बाद में आए। इसके कुछ फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। इसका मार्केट कैप है, छोटा मार्केट कैप है 5800, 5800 करोड़ का। जो डेट टू इक्विटी है वो 6.5x है, यानी हर 100 रुपये के इक्विटी पर 650 रुपीज़ का इनके ऊपर डेट है, जो बहुत ही ज़्यादा हाई है। प्रमोटर के पास 68% है, FII के पास 10% है, DII के पास 22% है, और टोटल जो शेयर होल्डर्स हैं वो मात्र 12,800 है। इसका मतलब ये है कि रिटेल निवेशकों के पास अभी ये शेयर नहीं है, और ये डेटा जो है जून 2025 का है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या रिटेल इन्वेस्टर को इस तरह की कंपनी में बड़े निवेशकों ने जहां निवेश किया और अच्छी खासी क्वांटिटी में निवेश किया है तो उनको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखिए, हमेशा एक रिटेल निवेशक को समझदारीपूर्ण अच्छे बिजनेस मॉडल वाले, अच्छे फाइनेंशियल वाले कंपनीज़ में निवेश करना चाहिए, और मल्टी बैगर के स्थान पर एक रीजनेबल रिटर्न की उम्मीद हमेशा करनी चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि उन लोगों की जो लॉस करने की कैपेसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है। उनके पास हज़ारों करोड़ रुपया हो सकता है, और हो सकता है उनका जो रुपया हो वो उनका खुद का नहीं हो, वो निवेशकों का हो। तो इसलिए यानी जो फंड जो चला रहे हैं तो वो निवेशकों का पैसा हो, तो अगर नुकसान कुछ हो भी जाता है तभी भी उन लोगों को कुछ फीस मिलने वाली है, या उनकी कैपेसिटी इतनी हो सकती है कि अगर उनको 100-200 करोड़ का नुकसान हो जाए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी के महल को देखकर अपनी झोंपड़ी जलाना कोई समझदारी नहीं है। शेयर में कोई मेरी खरीदने या बेचने की राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।